अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम मैम। आप लोगों को मीटिंग लिंक मिल गया था बेटा? यस मैम। तो ये बाकी बच्चे किधर हैं फिर? इन्होंने नहीं आना? कोई पता है क्लास के बाकी बच्चों का? मैम आ रहे होंगे। आ रहे होंगे, रास्ते में होंगे। यस मैम। अच्छा अच्छा। अच्छा, आज जो है ना बच्चों, हम लोग कुछ थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक करेंगे। पिछली क्लास में क्या कर रहे थे हम लोग? मैम ग्रोथ चार्ट्स के बारे में डिस्कशन की थी थोड़ी सी। ग्रोथ चार्ट्स उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटा? मैम जो आपने मॉडल पे अपलोड किया है वर्कशीट, वो भी हमने प्रिंट आउट निकलवा के सबमिट करवानी है। सबमिट नहीं करानी है आप लोगों ने, वो वाइवा के अंदर ना सारी वर्कशीट्स इकट्ठी साथ ले आनी है। ठीक है मैम। ठीक है, मुझे देखना चाहते हैं आप? हैं? अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम मैम। मैम आपको नहीं ऑफ मिला? नहीं, ये देखिए, आप लोगों को मैं अस्यूम कर रही हूँ कि आप लोग सामने बैठे हुए हैं। मैम हम वाकई ना बैठ जाए, फिर आपने क्लास से चली जाना है। क्या क्या कह रहे हो? मैम आपको कोई नजर आ गया ना असल में, तो आपने भाग जाना है। हाँ। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम मैंने आपको मेल की थी अटेंडेंस के लिहाज से, वो देखी आपने? कौन सा बच्चा बोल रहा है? मरियम? मैम मरियम नूर बात कर रही हूँ, सेक्शन बी से। हाँ जी। आपने आप सेक्शन बी में होते हैं? आप ए में नहीं लेते हो क्लास? यस मैम। मैम लेते ना, लास्ट लेक्चर लिया था लेकिन वो एब्सेंट लगा दी थी आपने, तो इसलिए आपको मैसेज किया था मैंने। आप लोगों की मैंने उसी टाइम पे नहीं अपडेट की थी? नहीं मैम, ये लास्ट जो क्लास थी ना उसकी रह गई थी। और आपका नाम सेक्शन बी में? यस मैम। हाँ, तो अभी होनी है ना इसकी अटेंडेंस? आप इसी में ले रहे हो क्लास? हाँ जी मैम, ये जो लास्ट क्लास हुई थी ना हमारी कैंपस में, उसकी रह गई थी अटेंडेंस, वो एब्सेंट मार्क हुई है। तो अभी मैं अटेंडेंस, आप अभी इसी क्लास में ही हो या वैसे बस ये कहने आए हो?
नहीं मैम, मैं इसी सेक्शन में हूँ। हाय नहीं, आप इस क्लास में रहोगे एंड तक, जब तक मैं अटेंडेंस लेने शुरू करूँ। जी जी ये कह रही हूँ, आप ठीक आज है इसी मैम। में लोगे क्लास। जी जी मैम। ठीक है, तो फिर मुझे उस वक्त बता देना जब मैं पोर्टल खोलती हूँ, ठीक है। ओके मैम, ओके। ऑनलाइन आप इसी में ले लेना, ऑनलाइन का तो मसला नहीं है ना। हाँ जी मैम। चलो नहीं नहीं। ठीक है, ठीक है। अभी मैं पोर्टल खोलती हूँ ना, तो मुझे बता देना आप एक दफा, मैं उसके साथ ही चेंज कर दूँ, ठीक है। ओके मैम। ओके, अच्छा बच्चों हम स्टार्ट करें फिर। क्लास से 36-37 ही बच्चे आए हुए हैं। यस मैम। ओके, चलो आज का जो टॉपिक है ना हमारा, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। डाइटरी असेसमेंट और उसकी एवेल्युएशन और सारी चीज़ें हम लोगों ने इकट्ठे कवर कर ली, एक साथ साथ करते करते हम कर रहे थे कि जी डाइटरी असेसमेंट होता क्या है, इसको कैसे एवेल्युएट करते हैं। फिर एंथ्रोपोमेट्री के ऊपर हम चले गए, उसकी देखी इंटरप्रिटेशंस बच्चों के लिए कैसे होती हैं। और अभी मैंने आप लोगों का एलएमएस नहीं अपडेट किया हुआ, उसके अंदर मैंने आप लोग सेक्शन बी जो है थर्सडे को नहीं आए थे ना, ज्यादा बच्चे नहीं आए थे, मेरे ख्याल है 10 बच्चे थे क्लास में शायद टोटल। तो मैंने फिर एक्टिविटी आप लोगों की क्लास को नहीं कराई थी, लेकिन मेरे पास सेक्शन सी की जो रिकॉर्डिंग है ना, उनको ऑनलाइन क्योंकि करवानी पड़ी, तो उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी हुई है, वो फिर आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगी। और आप लोग फिर उसको देख लेना कैसे यूज़ करते हैं, और फिर उसके बाद ये हम हमारा वो कवर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने फिर कुछ पूछना हुआ उसमें से तो फिर पूछ लीजिएगा, ठीक है। यस मैम। आज का जो हमारा टॉपिक है ना बच्चों, ये मेजरमेंट एरर एंड बायसेस के ऊपर है। दो मेन चीजें हमारे हम लोगों ने कवर करनी है इसके अंदर। एक है जी एरर क्या होता है, कौन कौन सी एरर्स अराइज हो सकती हैं, और दूसरा बायस। बहुत ब्रीफली हम लोगों ने ये पहले डिस्कस किया हुआ है कभी, जैसे कि जी मेजरमेंट एरर्स कौन से होते हैं और बायसेस कौन से बायसेस हो सकती हैं, हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि आपकी जो भी आप मेजरमेंट ले रहे हो, जैसे इवन एंथ्रोपोमेट्री है या डाइटरी रिकॉल या कोई भी चीज़, तो उसके अंदर एक्यूरेसी होनी चाहिए, वो ठीक होनी चाहिए। और अगर वो ठीक नहीं लेते तो हम जो भी उससे डिडक्शंस करते हैं, आगे कोई भी लिंक्स एस्टैब्लिश करते हैं, वो गलत हो जाते हैं, सही। तो मेजरमेंट एरर के बारे में हम लोगों ने कहा था कि अलग लेक्चर हम करेंगे बाइसेस के ऊपर और एरर्स के ऊपर कि ये क्या होता है, तो हम आज वो वाला करने वाले हैं। इसमें ये सीरीज ऑफ लेक्चर्स हम करेंगे, एक इसका पार्ट 1 हम आज कर लेते हैं, जितना इसमें से कवर हो गया। और बाइसेस जो हैं, मतलब 2 या 3 लेक्चर्स जो है ना, हम इनके ऊपर डेडिकेट करेंगे कि एरर्स क्या क्या राइज हो सकती हैं, कैसे कैसे राइज हो सकती हैं, कौन कौन सी बाइसेस होती हैं, और उनका हमारे डाइटरी असेसमेंट के साथ स्पेसिफिकली क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। और यानी हमारा ये होगा फोकस कि इसकी मेजर इम्प्लीकेशन क्या आती है पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन की सेटिंग्स के अंदर अगर गलत मेजरमेंट हो जाए किसी चीज़, ठीक है। जी मैम। ओके, सही है। अब हम पहले आते हैं सबसे कि जी एरर्स कौन कौन से होते हैं। मेजरमेंट एरर्स ना बेसिकली दो तरह की हैं, एक सिस्टमैटिक एरर है और एक रैंडम एरर है। इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना। रैंडम की टर्मिनोलॉजी आप लोग पहले एक दफ़ा समझ लो कि क्या होती है जी। रैंडम बोलते हैं किसी भी ऐसी चीज़ को, हम इंग्लिश में आमतौर पे ऐसे वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना कि रैंडमली हमने कुछ चीज़ कर ली। आमतौर पे जब हम इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, इस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हम ऐसे ही जा रहे थे तो जस्ट फॉर फन हमने कुछ कर लिया। रैंडमली हम जाते जाते किसी रैंडम पर्सन से हम टाइम पूछ लें, तो मतलब हम कहेंगे कि हम उसको जानते नहीं थे, इसलिए हम उसको रैंडम बोल रहे हैं, ठीक है। ये वाली जो टर्म है इंग्लिश की, ये रिसर्च का जो रैंडम वाला वर्ड है ना, इससे बहुत मुख्तलिफ है। हमारे कुछ स्टूडेंट्स जैसे रिसर्च आप लोग आगे करोगे 8th सेमेस्टर में या 10th सेमेस्टर, जैसे BSI या DNS है, तो उसमें आप लोग जाओगे तो इंशाल्लाह देखोगे कि रैंडम जो वर्ड हम यूज़ करते हैं ना, वो बड़े स्पेसिफिक टर्म्स के लिए यूज़ होता है। उसके पीछे बैकग्राउंड के अंदर आपको वाकई वो रैंडम ही करना पड़ता है।
और कुछ बच्चे अपने साइनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल के अंदर ये लिख देते हैं कि हम रैंडमली 100 लोगों से डेटा लेंगे और उनकी मुराद ये होती है कि जी हम जाएंगे यूनिवर्सिटी में और जो कोई बच्चा जैसे बेंच पे बैठा उसको दे दिया क्वेश्चन, फिर एक बच्चा जो जा रहा था या कुछ खा रहा था उसको दे दिया कि चलो तुम थोड़ी देर के लिए इधर ही हो तो तुम ये फिल कर दो, फिर हमने क्लासेस में जाके दे दिए। जो भी कन्वीनियंटली एक्सेसिबल पर्सन हुआ उसको हम रैंडम कह रहे हैं। हालांकि रिसर्च की टर्म में रैंडम का वर्ड ये नहीं होता, आम इंग्लिश में तो हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रिसर्च की टर्म्स में ये वर्ड जो है ना बड़ा स्पेसिफिक होता है और यानी इतना कन्वीनियंट नहीं होता ये। इस तरह की सैम्पलिंग टेक्निक को मतलब रैंडम सैम्पलिंग नहीं बोला जाता। असल में जो रैंडम सैम्पलिंग है ना वो क्या है, उसके अंदर जो एक असम्पशन है ना बेसिक जो कि फुलफिल होनी ज़रूरी है रैंडम कहलाने के लिए, वो है कि जी आपकी जो सैंपल है अगर 100 लोगों में या 1000 लोगों में से 100 लोगों का सैंपल लेना था तो वो 100 के 100 लोगों का जो सैंपल के अंदर इंक्लूजन का क्राइटेरिया है ना वो ऐसा होना चाहिए कि सारे लोग जितने भी पोटेंशियल पर्सन्स थे जो सैंपल में आ सकते थे उन सब के पास इक्वल चांस हो कि वो सैंपल में इंक्लूड हो जाए। मतलब कि उन 1000 के 1000 लोगों के पास इक्वल चांस हो, कोई एक पर्सन जो है ना वो प्रेफर्ड ना हो या एक पर्सन के पास ज़्यादा चांस या कम चांस ना हो टू बी इंक्लूडेड इनटू द सैंपल। इसको प्योरली प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग बोलते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों को आप अभी 45 पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास इस क्लास में, मैं अगर आप लोगों के अंदर से कोई सैंपल ड्राइव करना चाहती हूँ, मैं कहती हूँ 5 बच्चों को मैं इसमें से ले लेती हूँ और फिर उनसे पूछती हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई है या नहीं है। तो मैं अगर पार्टिसिपेंट लिस्ट खोलूँ और पहले 5 बच्चों को सिलेक्ट कर लूँ तो आ रहा जी आसमा अफजल आ रही है, अदली आ रही है, ईमन आ रही है, अनीका और अक्सा, ठीक है ये 5 बच्चे आ रहे हैं। अब चूंकि मैंने पहले 5 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया है, इसके अंदर हर एक के पास इक्वल चांस नहीं था कि वो उस सैंपल में इंक्लूड हो जाता। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे बच्चे, इनमें कॉमनैलिटी क्या है कि ये सारे के सारे बच्चे जो हैं इनके नाम ए से स्टार्ट होते हैं और जूम में पार्टिसिपेंट लिस्ट में इनके नाम सबसे ऊपर आ रहे हैं। मैं अगर पहले 5 बच्चों को ही सिलेक्ट कर लूंगी तो वो रैंडम सैम्पलिंग नहीं होगा। रैंडम सैम्पलिंग ये होगी कि मैं इन सब बच्चों के जो प्योर रैंडम सैम्पलिंग होती है ना इसके अंदर ये आएगा। और भी टेक्निक्स हैं, एक हम देख लेते हैं कि इन सब बच्चों के जैसे मैंने नाम लिख के ना छोटे छोटे कागज़ों पे लिख लिए, पर्चियों में लिख लिया और उसको किसी ना बॉक्स में डाल के मिक्स कर दिया। जैसे लॉटरी निकलती है उसमें से मैंने निकाले, 1 का 2 3 4 5 निकाल लिए और उनको फिर खोल के पढ़ा कि किस किस का नाम है। उसमें देखो कि सबके नाम लिख के रख लिए थे, ये नहीं किया मैंने किसी के नाम लिख के मैं उसको इंक्लूड करना चाह रही थी तो उसके पीछे एक स्टार लगा दी थी या उसके ऊपर कोई निशान लगा दी थी कि यही निकाली, इससे नहीं किया मैंने सबको इक्वल चांस दिया कि सारे इंक्लूड हो सकते थे। और उसमें से फिर जब उठाए तो वो प्योरली बाय चांस था कि किसका नाम इंक्लूड हो जाए। इस चीज़ को रैंडम बोलते हैं रिसर्च के टर्म में। इसके अंदर और आम इंग्लिश के वर्ड में रैंडम में फर्क समझ आ गया? यस मैम। ओके शाबाश, वेरी गुड। तो इसी से अब हम अपने रैंडम एरर की टर्म देखते हैं कि क्या होती है। रैंडम एरर जो है ना ये तब अगर करती है जब आप ये कहते हो कि ये ना सारी मेजरमेंट्स को अफेक्ट कर रही है और सारी मेजरमेंट्स में इक्वल चांस है कि किसी का भी गलत मेजर हो सकता था, इस तरह से। और मतलब इसकी वजह से हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट आया ना, जो डेटा सेट आया वो प्रिसाइज नहीं आया, ठीक नहीं आया, इम्प्रिसाइज आया है। मतलब ऐसा डेटा सेट जिसके अंदर रैंडम एरर ज़्यादा है ना उसको इम्प्रिसाइज डेटा सेट बोलेंगे। और इसके अंदर और जो दूसरी टाइप है सिस्टमेटिक एरर की, उसके अंदर बेसिक फ़र्क ही ये है कि सिस्टमेटिक एरर जो होती है ना वो एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो करती है। ये क्या होती है, ये सिस्टम में एरर को बोलते हैं। लाइक एग्जांपल से कर लो कि हमारे पास एक वेइंग स्केल है और ना वो सब लोगों का 5 kg ज़्यादा देता है। वेइंग मशीन जो है ना उसमें ख़राबी है, ज़ीरो एरर है और वो 5
kg ज़्यादा देता है और हमें नहीं पता कि वो 5 kg ज़्यादा देता है। तो जिस वक्त आप 100 पीपल का उसके ऊपर करोगे तो सबका 5 kg ज़्यादा आएगा। मतलब कि आपकी जो उस क्लास की या उन लोगों का जो एवरेज वेट आएगा ना वो 5 kg अबव देन एक्चुअल वैल्यू होगा। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जी सिस्टमैटिक एरर सिस्टम में एरर है और उसके अंदर यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। मतलब आपका जो एरर है या तो पॉजिटिव साइड पे चला जाएगा या नेगेटिव साइड पे आ जाएगा। मतलब इस केस में पॉजिटिव साइड पे जा रहा है और हमारा एक्सेसिव हमें ज़्यादा वेट मिल रहा है सब लोगों का ना, तो एवरेज भी हमारा अबव देन एक्चुअल वैल्यू आ रहा है। जो रैंडम एरर है ना, इसके अंदर चूंकि ये होता है, इसका एग्जांपल ऐसे होगी कि हम अगर वेट ले रहे हैं ना तो एक पर्सन ठीक तरह खड़ा नहीं हुआ, हमने पहले उसका वेट ले लिया, नीडल अभी स्टेबल नहीं थी उसकी स्केल की ना, हमने पहले वेट नोट डाउन कर लिया, या जिसने नोट डाउन किया उसने ठीक तरह नहीं किया, किसी का ठीक तरह नहीं किया, बाकी सबका ठीक तरह कर लिया, और वो जिसका ठीक नहीं मॉनिटर हुआ या मेजर हुआ वो उस पर्सन के साथ हमें कोई पर्सनल ग्रज नहीं था, वो रैंडमली ऐसा हुआ कि उस पर्सन का ठीक नहीं आया, बाकी किसी और के पास भी उतने ही चांसेस थे कि उसका गलत मेजरमेंट हो जाती। ठीक है, सो रैंडम एरर जो है ये सबको अफेक्ट कर सकती है और इसकी जो है ना डायरेक्शन वो हम डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब हो सकता है इस वजह से किसी का ज्यादा वेट नोट डाउन हो जाए और किसी का कम वेट नोट डाउन हो जाए, ऐसे भी हो सकता है। ऐसे ही है ना, किसी का ज्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है। और एक स्टैटिस्टिकल असम्पशन ये होती है कि जिस वक्त हमारे पास सैंपल बड़ा होता जाता है ना, ज़्यादा लोगों से हम डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमारी जो रैंडम एरर है ना वो रिड्यूस हो जाए। ये कैसे होएगा? अब देखो, अगर हमने सैंपल डिराइव करने का मकसद ये है कि हम ना ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन के करीब डेटा सेट ले लें। ठीक है, हमने चूंकि उसके ऊपर अपनी डिडक्शन अप्लाई करनी होती है ना, जो सैंपल से आपको मिलती है ना रिजल्ट्स, वो अप्लाई होते हैं उस पॉपुलेशन के ऊपर जिसमें से सैंपल डिराइव किया गया था। सो जितना ज़्यादा सैंपल होगा उतने ही ज़्यादा चांसेस है कि हमने पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव लोग उसके अंदर इंक्लूड कर लिए। और देखो, अगर एक पर्सन का हमने वेट कम नोट डाउन कर लिया और एक पर्सन का ज़्यादा नोट डाउन कर लिया, बहुत चांसेस हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा लोगों से डेटा लेंगे ना तो ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ पीपल के हमारे पास ज़्यादा आ जाए नंबर, और इक्वल नंबर ऑफ पीपल के ही कम भी आ जाए। तो जिस वक्त हम एवरेज निकालेंगे ना उस डेटा सेट की, तो वो एंड पे ओरिजिनल एक्चुअल वैल्यू ही निकल आएगी, जो उस पॉपुलेशन का ओरिजिनल वेट था ऑन एवरेज वही निकल आएगा अगर हमने इतना मुनासिब ज़्यादा सारा डेटा सेट कलेक्ट किया। The thing is कि रैंडम एरर को कम किया जा सकता है by increasing the number of observations और by increasing the number of people। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मतलब होता है कि अगर आप एक से ज़्यादा दफ़ा मेजरमेंट ले लो, यानी कि आप जैसे प्रिसीजन करने के लिए आप जैसे छोटे छोटे ये केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, छोटी सी चीज़ कोई वेट उसका करना है तो उस मिलीग्राम्स में कोई चीज़ निकालनी है, तो उसको आप एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा माया करते हो और फिर उसका एवरेज ले लेते हो। तो उसका मकसद ये होता है कि हम प्रिसीजन के साथ मेजरमेंट कर लें, उसमें रैंडम एरर के चांसेस कम होते हैं। तो आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ा दो या अपना सैंपल साइज इंक्रीज कर दो, रैंडम एरर के चांसेस कम होते जाते हैं। ये बात समझ आ रही? यस मैम। निदा के अलावा और कोई नहीं है क्लास में? यस मैम। मैम आ रही है सब। यस मैम आ रही है। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। और सिस्टमैटिक एरर में क्या होगा? सिस्टमैटिक एरर में तो हमने बात की कि हमारे पास जो एरर आई है वो सिस्टम में एरर की वजह से। सिस्टम जो है वो आपका ये भी हो सकता है, कोई एंथ्रोपोमेट्रिक डिवाइस भी हो सकता है जिससे हम एंथ्रोपोमेट्री कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जी सिस्टमैटिक एरर हमारे किसी टूल ऑफ डायरेक्टरी डेटा कलेक्शन के अंदर हो, लाइक 24 आवर रिकॉल में हम लोगों ने किया था कि रिकॉल करने में डिफिकल्टी आती है लोगों को, तो वो सिस्टमैटिक एरर की टाइप है। हम लोगों ने जिस वक्त किया कि फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन के अंदर हम फ्राइड फूड्स मेजर कर रहे थे
और एक मेजर फ्राइड फूड हमने उसमें से स्किप कर दिया तो उसका डेटा कलेक्ट नहीं हुआ, ये भी सिस्टमैटिक एरर है। टूल या इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेटा कलेक्शन जरूरी नहीं है कि कोई हार्ड चीज हो। टूल ऑफ डेटा कलेक्शन 24 आवर रिकॉल भी टूल ऑफ डेटा कलेक्शन है, फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर भी है, इंटरव्यूज भी टूल ऑफ डेटा कलेक्शन होते हैं। यानी कि जिस चीज के थ्रू आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो ना उसको टूल या इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो सिस्टमैटिक एरर उस सिस्टम में खराबी की वजह से अराइज होती है। आप जिस वक्त एक से ज्यादा दफा भी उसी टूल के ऊपर मेजरमेंट ले लोगे ना, तो चूंकि उस टूल के अंदर ही खराबी है, आप बेशक उसमें 100 दफा एक ही बंदे का डेटा ले लो, वो गलत ही आएगा, वो इनएक्यूरेट ही आएगा। ऐसी है ना, मतलब आप एक्यूरेसी उसमें अचीव नहीं कर सकते क्योंकि वो सिस्टम फ्लॉड है। अगर किसी वेइंग मशीन के अंदर गलत कैलिब्रेशन हुई भी है तो एक बंदे का वेट भी गलत आ रहा है और 10 लोगों का वेट भी गलत आ रहा है, और एक बंदे के ऊपर बार बार ऑब्जर्वेशन भी की जा रही है तभी गलत ही आ रहा है, तो इसको सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। और हम ये वर्ड यूज करते हैं कि सिस्टमैटिक एरर की वजह से डेटा इनएक्यूरेटली कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, ओके मैम। सैंपल साइज इंक्रीज करना किस चीज के लिए ज्यादा बेहतर रहता है? रैंडम एरर को कम करने के लिए, जबकि सिस्टमैटिक एरर के लिए जो है ना और हमें प्रॉब्लम्स झेलने पड़ते हैं या हमें और चीज़ों के थ्रू इसको कंट्रोल करना पड़ता है। कंट्रोल दोनों को कर, लेकिन हम सैंपल साइज इंक्रीज करके या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इंक्रीज करके रैंडम एरर को कर सकते हैं कम। सिस्टमैटिक एरर के लिए हमें और मेथड्स के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। सो इससे आगे फिर मूव करते हैं। दो ये टर्म्स हैं, इनका मतलब हम लोगों ने करना है, और आप लोग ना अपने पास ये चीज देख लो कि ये क्या क्या है। वैलिडिटी, एक्यूरेसी और सिस्टमैटिक एरर, ये एक साथ आपके पास होने चाहिए। और रिलायबिलिटी, प्रेसिजन एंड रैंडम एरर, ये सारी चीजें जो है ना ये एक साथ यूज होती हैं, और ये सारी चीजें जो है ना वो एक साथ यूज होती हैं। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पहले किया हुआ है, अभी हम आज इसको डिटेल में करेंगे और प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में हम इनकी टाइप्स को डिस्कस करें, थोड़ा सा टच कर लेंगे उसको आज, बाकी इसकी डिटेल्स जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी ये दो टर्म्स हैं जो समझने ज़रूरी हैं। और ये देखो कि ये ना वैसे भी यूज़ होते हैं, हम ये कहते हैं कि जी आपका जो टूल ऑफ डेटा कलेक्शन है ना वो वैलिड भी होना चाहिए और रिलायबल भी होना चाहिए, तभी हमारी क्वालिटी ऑफ जो डेटा कलेक्शन है ना वो इम्प्रूव हो सकती है। हम अगर हमारा जो एम है ना, आइडियल सिचुएशन वो ये है कि रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी दोनों अचीव हो जाए मैक्सिमम। उस पॉइंट पे हम कहते हैं कि जो बेस्ट डेटा कलेक्शन है ना, मतलब बेस्ट क्वालिटी है वो अचीव हो जाएगी। वैलिडिटी का मतलब क्या है और रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, इसको अब आपने जरा गौर से सुनना है। वैलिड होने का मतलब है कि हाउ क्लोज इज समथिंग टू द ओरिजिनल वैल्यू। हम जैसे अगर फॉर एग्जांपल वेट मुहैया कर रहे थे तो एक पर्सन का वेट हमने मुहैया किया और उसका ओरिजिनली वेट 55 था, हम लोगों ने 56 मुहैया किया। अगर तो कम डिफरेंस है तो हम कहेंगे कि हाँ वो वैलिड है, ओरिजिनल वैल्यू के करीब करीब है। या ये भी हो सकता है कि वैलिडिटी उस चीज़ को भी बोलेंगे, लाइक अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि मिलीग्राम में आयरन इनटेक किसी का मेजर करना है हमने, हम उसके लिए कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करें जिसके थ्रू मतलब जो वैलिडिटी के साथ हमें ये इंफॉर्मेशन दे सकता है। हम वो इंस्ट्रूमेंट उस समझ लो कि कंस्ट्रक्ट या उस आइडिया को मेजर करने के लिए यूज करें जो उसके लिए बना है। ठीक है, यानी हम वेइंग मशीन से ऑब्वियसली टेम्परेचर तो मेजर नहीं कर सकते, इसी तरह हम
किसी ऐसे पर्सन के लिए जिसको हमने आयरन मिलीग्राम में मेजर करना है, हम कहेंगे कि फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर इज नॉट प्रोबेबली द मोस्ट वैलिड मेथड टू मेजर दैट, क्योंकि उसके अंदर हम पोर्शन साइज इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उसका मकसद कुछ और, हम उसके लिए 24 आवर रिकॉल को प्रेफर कर रहे हैं, वो ज़्यादा वैलिड मेथड है इस चीज़ को मेजर करने के लिए. So the content that you are going to measure should be according to the thing that that instrument can measure. उस इंस्ट्रूमेंट की कैपेसिटी है वो मेजर करने की या नहीं, इस चीज को भी वैलिडिटी बोलते हैं. वैलिडिटी की टाइप्स हैं वो हम आगे अगली क्लास में इंशाल्लाह करेंगे, थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे आज, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है कि ओरिजिनल वैल्यू के करीब तरह डेटा कैसे लिया जा सकता है. अगर तो वो अचीव हो जाता है तो हम कहते हैं ये मेजरमेंट वैलिड है, और अगर नहीं होता तो फिर हम क्या कहते हैं कि इसमें सिस्टमैटिक एरर है. वैलिडिटी रिलेट्स टू सिस्टमैटिक एरर और इनएक्यूरेसी. जो दूसरा जो टर्म है रिलायबिलिटी, वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस मैम. अच्छा शाबाश. जो दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास रिलायबिलिटी का. रिलायबल है कोई चीज, बार बार उसको टेस्ट किया गया है तो वो सिमिलर आंसर्स देता है, इस चीज को रिलायबिलिटी या कंसिस्टेंसी बोलते हैं. और अगर ये चीज एब्सेंट होगी तो फिर हम कहते हैं कि मतलब रिलायबिलिटी नहीं ना होगी, एक जैसे आंसर्स नहीं दे रहा, कभी कुछ आ रहा है आंसर कभी कुछ आ रहा है, फिर हम कह रहे हैं इसमें रैंडम है. ये देखो कि रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड एरर होती है, वो कभी किसी मेजरमेंट का ठीक आ जाता है किसी का नहीं आता. और ये कि रिलायबिलिटी जो है ना, इसके साथ आप लोगों ने रिपीटेबिलिटी या कंसिस्टेंसी की टर्म याद रखनी है. और प्रिसीजन, प्रिसाइज होने का मतलब होता है कि यू आर प्रिसाइजली टारगेटिंग, और आपकी जो सारी मेजरमेंट्स है ना वो एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं. मतलब जैसे हम लोगों ने पहले एग्जांपल एक बार की थी शायद, कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और वो आपको खाना सर्व करते हैं, आपको बहुत पसंद आता है, अगले दिन आप अपने फैमिली को ले जाते हो कि उनका खाना बहुत अच्छा है, लेकिन अगले दिन उनका वैसा टेस्ट नहीं होता, तो हम क्या कहते हैं कि ये रिलायबल नहीं है. मतलब हमारा इसका जो टेस्ट था वो पहले कोई और था, अब कोई और है, तो इन्होंने अपनी रेसिपी या तो चेंज किया या इनकी एक ही रेसिपी यूज़ नहीं हो रही, कंसिस्टेंसी चीज़ में नहीं है. इस चीज़ को रैंडम एरर बोलते हैं, मतलब हम उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते. ठीक है. सो जब आप इंस्ट्रूमेंट को ऐसा इस्तेमाल करते हो जैसे कि आपके इंस्ट्रूमेंट मतलब के यही हमारे जैसे 24 आवर रिकॉल है या फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर है, इनको हम टेस्ट करते हैं कि 2 बार रिपीट करने से एक पर्सन के सेम आंसर्स आते हैं या नहीं आते. हम ये कहते हैं कि रिलायबिलिटी कितनी है इस इंस्ट्रूमेंट की. या वेइंग मशीन है, हम उसके ऊपर एक पर्सन को खड़ा करते हैं और दूसरी टाइम दोबारा लेते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा करने से रिलायबिलिटी का टेस्ट होता है, और अगर वो एब्सेंट हो तो फिर रैंडम एरर कहलाता है. हमने पहले भी यही किया. ठीक है. तो देखो अगर हम उसका वेट कर रहे हैं और एक बार कोई वेट आ रहा है और एक बार कोई वेट आ रहा है, हम उस वेइंग मशीन के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हैं. ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड रैंडम एरर. और जो है ना इस केस में फिर हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्रीज करके उनका एवरेज कर लेना चाहिए, ताकि हमारे पास जो एवरेज आए वो क्लोजर टू द ओरिजिनल वैल्यू. ठीक है. अब इसी कॉन्सेप्ट को हम इस वाले डायग्राम से एक दफा देखते हैं. ये जरा हम ध्यान से देखो, बड़ा क्लियर नजर आ रहा है ना आप लोगों को? यस मैम. ये जूम का आप लोगों को ये लाइन तो नहीं नजर आ रही? नो. स्क्रीन शेयर नजर आ रही है ना आप लोगों को? अच्छा, अब देखो जी कि यहाँ पे आपके पास एक वो डार्ट्स वाली गेम नहीं होती जो इसमें आप फेंकते हो एरो और वो आपके सामने एक बोर्ड लगा होता है, उसके अंदर जाके चिपक जाता है. ठीक है. अब बच्चों के लिए मैग्नेट्स वाले भी मिलते हैं, जैसे ओरिजिनली एरो के आगे वो बनी होती पेन सी के, वो वहां पे जाके लग जाए. ठीक है. आपने ये होता है कि जी जिसका निशाना अच्छा है तो वो ज्यादा स्कोर कर सकता है, और जिसका निशाना अच्छा नहीं है वो कम स्कोर करेगा.
इसके अंदर जो आइडियल सिचुएशन होती है ना, वो ये होती है कि हम लोगों ने इस सेंटर वाले, इससे भी छोटा एक सर्कल होता है जिसके अंदर आपने सारे अपने जो एरोज है ना उनको फिट करना है, मतलब वो उसी के अंदर लगने चाहिए आइडियल सिचुएशन के अंदर। और अगर ऐसा हो कि आपका निशाना इतना अच्छा नहीं है, आप उस पर मार रहे हो और आपके सारे ही इससे बाहर लग गए हैं इस वाले सर्कल से जिसमें सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिल रहे थे, तो क्या होगा कि आपका निशाना अच्छा नहीं है, यही कहेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी की टर्मिनोलॉजी के साथ देखते हैं और आप लोगों ने फिर इस एग्जांपल को अपने जहन में रख लेना है और इसको हमने अप्लाई करना है टूवर्ड्स, यानी हमारे जो टूल्स ऑफ मेजरमेंट होते हैं। ठीक है, यानी 24 आवर रिकॉल या डाइटरी असेसमेंट के लिए डिफरेंट चीज़ें जो यूज़ होती हैं, उसके अंदर हम इसको फिर अप्लाई कर सकेंगे जब वंस आपको ये याद रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले वाले में बना हुआ है कि आप आइडियल सिचुएशन बनी हुई है कि ये जो सेंटर वाला था, हम ये इसको कहेंगे कि ये एक्यूरेट वैल्यू है जो हाँ आनी चाहिए थी और आ गई है। ये एक्यूरेसी अचीव हो गई कि आपने 7 ये मारे एरोज इसके ऊपर डार्ट्स और 7 के 7 ही आपके सर्कल के अंदर चले गए, एक्यूरेसी है। ठीक है, प्रिसीजन क्या होती है? प्रिसीजन मतलब है कि रिपीटेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी। आप ये देखो कि आपने 1 मारा 2 मारा वो उसके अंदर ही जा रहे हैं, लेकिन आप अब जाके ना अपनी अम्मी को बुला के लाएं कि देखिए मेरा निशाना कितना अच्छा, और 1 मारते हैं तो वो बाहर लग जाता है ना, ऐसा हो सकता है। तो इसका मतलब है प्रिसीजन इतनी अच्छी नहीं है। प्रिसीजन क्या होती है कि आप जो सारे आपके ये है ना डार्ट्स, वो एक साथ लगे। ठीक है, यानी ऐसा भी हो सकता है कि आप बेशक सेंटर वाले एरिया में ना मार रहे हो, आप कहीं और ही लग रहा हो आपका निशाना, लेकिन सारे के सारे इकट्ठे ही जा रहे हो, इसको भी प्रिसीजन बोलेंगे। ये एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन प्रिसाइज है, मतलब यू आर कंसिस्टेंट इन डूइंग रॉन्ग। ठीक है, समझ आ रही है इस बात की? यस मैम। आइडियल सिचुएशन ये है, इस केस में प्रिसीजन भी है, एक्यूरेसी भी है और एरर्स कम है, दोनों तरह की एरर्स कम है। इस केस में क्या होगा कि प्रिसाइज तो है, यानी इकट्ठी कंसिस्टेंसी है इस चीज के अंदर, लेकिन एक्यूरेट नहीं है, मतलब वैलिड नहीं है। और इसमें सिस्टमैटिक एरर ज्यादा होगी और रैंडम एरर कम होगी। फिर आप इस साइड पे आ जाओ, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे उसने इतने सारे जो है ना ट्राइज की, कुछ उसकी सेंटर वाले पॉइंट में भी लग गई, कुछ बाहे वाले पॉइंट्स में लग गई। अब होता क्या है इसके अंदर कि बाहे वाले सर्कल्स में अगर लग जाए तो कम पॉइंट्स मिलते हैं, सेंटर वाले में लग जाए जहाँ पे आप एम करते हो उसमें ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, मेरे जैसा बंदा हो तो उसके बाहे जाते हैं। तो ये जो इस तरह का सिचुएशन है जिसके अंदर उसके एक्यूरेटली लग तो गए हैं, यानी कुछ उसके ये सेंटर वाले सर्कल में बुलजाई में भी लग गए, कुछ इसके साइड वाले सर्कल में आ गए हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो बिल्कुल बाहर चला गया। एक्यूरेसी है पर प्रिसीजन नहीं है, मतलब एक उसका कहीं लग रहा था, एक कहीं लग रहा था, एक डार्ट बाहर इस वाले सर्कल में आ रहा, नेक्स्ट सेंटर वाले में, यानी कि वो रिलायबली ये नहीं कह सकता कि मेरा जो नेक्स्ट, हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि जो नेक्स्ट होएगा ना वो कहाँ पे जाएगा। ठीक है, इस केस में एक्यूरेसी है पर प्रिसीजन नहीं है, मतलब रैंडम एरर है इसके अंदर और लेकिन सिस्टमैटिक एरर नहीं है। ठीक है, और जो चौथी सिचुएशन है वो क्या हो सकती है कि उसके पास कुछ दोनों चीजें सही नहीं है, प्रिसीजन भी नहीं है कि एक साइड एक ही जगह पे लगे, बाहर भी गिर रहे हैं सारे और कभी इधर लग रहा है, और एक्यूरेसी भी नहीं है, यानी कि सारे के सारे मतलब इसमें से कोई भी आपका बिल्कुल वैलिड सिचुएशन के अंदर नहीं आया, बिल्कुल जो आपको चाहिए थी, जो आपका एम था वो अचीव नहीं हुआ, आपके कुछ बाहर भी लग गए हैं और आपके जो सेंटर वाला सर्कल था वो खाली है। क्या इसको कहेंगे कि इसमें दोनों तरह की एरर्स पैदा हो जाती है। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए आपको, ये समझ आ रहे? हम्म,
मैम ये तो गेम की एग्जांपल दी हुई है ना, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी। तो मैम जो थर्ड वाला है इसमें सिस्टमिक एरर कैसे, ये जो थर्ड सी वाला दिया है उसमें हाई सिस्टमिक एरर और साइड पे गए, सिस्टम का क्या एरर है इसमें? सिस्टमैटिक एरर का मतलब है बेटा कि आपकी ना प्रिसीजन है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है, एक्यूरेट आप मेजर नहीं कर रहे। ये एग्जांपल दी हुई है, ये गेम के अंदर ऑब्वियसली हम ये नहीं कहेंगे कि इस जो ये आपका पूरा डार्ट बोर्ड है इसके अंदर कोई खराबी है जिसकी वजह से ये ठीक नहीं हो रहा, हो भी सकती है, यानी कि यहाँ से वो बल्ज्ड हो या कोई भी, जैसे अगर मैग्नेट्स हैं तो ये वाला जो इसका सर्कल है ना इसकी वो मैग्नेटिक पावर कमजोर हो और वो सही तरह ना करता हो, उसको अटैच ना होने देता हो एरो को, इस तरह की एरर भी हो सकती है। लेकिन ये जो सारी सिचुएशन है ना ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे इस्तेमाल की गई है, इसमें रैंडम और सिस्टमैटिक एरर इस सिचुएशन में अप्लाई नहीं होता असल में। ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट के लिए दिया गया कि इसका मतलब क्या होता है। कंसिस्टेंसी आपने याद रखना है कि सारे के सारे डार्ट्स इकट्ठे एक ही जगह मौजूद हैं, बेशक वो आपकी रिक्वायर्ड जगह पे हैं या नहीं है, लेकिन वो एक साथ हैं। ठीक है, इस दोनों केसेस में प्रिसीजन है। एक्यूरेसी जो है ना वो वैलिडिटी से रिलेट करता है, यानी कि जो आप ओरिजिनली करना चाह रहे थे वो अचीव हो रहा है या नहीं। वो इस वाले केस में और इस वाले केस में अचीव हो रही है कि आप यही करना चाह रहे थे कि इस बोर्ड के अंदर अंदर और स्पेशली इस सर्कल के अंदर अंदर आपके डार्ट्स जाएं, वो इसमें भी आ रहे हैं और इसमें भी आ रहे हैं। ठीक है, सो और आपने इनएक्यूरेसी यानी कि एक्यूरेसी का जो ऑपोजिट है ना उसको सिस्टमैटिक एरर बोला था, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने कि एक्यूरेसी के साथ हम लोग सिस्टमैटिक एरर को रिलेट कर रहे हैं। तो इस वजह से लिखा हुआ है कि सिस्टमैटिक एरर इस केस में ज्यादा होगी बिकॉज दिस इज नॉट एक्यूरेटली मेजरिंग द थिंग दैट यू हैड टू मेजर। ठीक है मैम। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा सा जो है ना मजे की चीज करते हैं। हम लोगों ने एक्चुअली अब जो नेक्स्ट करना है ना वो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी की टाइप्स पढ़नी है। आज के लिए जो है ना हम यूँ करते हैं कि इस आर्टिकल को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि आर्टिकल को कैसे रीड करते हैं, एज एन हमारी थोड़ी सी एक्टिविटी टाइप हो जाएगी और आप लोगों को हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह आगे कि आर्टिकल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये मैंने एक रेफरेंस सेव किया है, इसको बोलते हैं रेफरेंस है। ठीक है, रेफरेंस मतलब कि मैं अगर इस रेफरेंस को सेव कर दिया ना मैं दोबारा इसको ट्रैक कर सकती हूँ इसी टाइटल के साथ एक ही आर्टिकल प्रेजेंट होगा। ठीक है, और अगर एक ही टाइटल के साथ दो आर्टिकल्स भी प्रेजेंट है तो मेरे पास इसके ऑथर का नाम भी है, इसके जर्नल का नाम भी है और ये भी पता है किस पेज नंबर पे और किस वॉल्यूम पे है, तो मैं एग्जैक्टली ट्रेस कर सकती हूँ कि मैं किसको रेफर कर रही थी। ठीक है, तो ये रेफरेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये ऑथर के नाम लिखे हुए हैं, दो ऑथर्स हैं इसके अंदर, ये डेट लिखी हुई है, ये आपका टाइटल ऑफ रिसर्च है, ये जर्नल का नाम लिखा हुआ है। 36 एंड 3 जो है ना ये इशू नंबर एंड वॉल्यूम नंबर है इस जर्नल के। मतलब आप देखो जैसे आपके होते हैं मैगजीन्स होते हैं ना उनके भी होते हैं ऐसे इशू नंबर और वॉल्यूम नंबर। वॉल्यूम नंबर का मतलब होता है कि जब से वो बना था ना उस वक्त से कितनी वॉल्यूम्स आ चुकी हैं, और एक वॉल्यूम में ज़्यादा सारे इश्यूज भी हो सकते हैं। मतलब एक वॉल्यूम अगर आप मतलब ईयरली एक वॉल्यूम कहलाती है ना अगर आपकी, तो आप हो सकता है कि हर मंथ देते हो उसमें 12 इश्यूज आते हों, या हो सकता है कि आप 4 देते हो 3 मंथ्स बाद, या 2 देते हो 6 मंथ्स बाद, या एक ही आता हो, इस तरह से। तो इस वाले जो जर्नल में ये वॉल्यूम है और सॉरी 36 वॉल्यूम नंबर है और 3 जो है ना वो इशू नंबर है और ये इसका पेज नंबर है कि इस इशू के इस वॉल्यूम के सॉरी इस वॉल्यूम के इस इशू में और इस पेज नंबर के ऊपर इस ऑथर ने इस डेट को ये आर्टिकल पब्लिश कराया था। ठीक है, और दूसरी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है कि ये कंसिडरेबली ओल्ड है, यानी कि 2009 का आर्टिकल है ना। कितने साल हो जाएंगे इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 12 years back। चल शाबाश,
सो 12 years जो पुरानी रिसर्चेस होती है ना, हम आमतौर पे उनको इतना ऑथेंटिक नहीं समझते क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एडवांसमेंट होती जाती है। दो तरह के मेनली आपके पास आर्टिकल्स होते हैं। ये वाला जो है ना, मतलब एक होती है ओरिजिनल रिसर्च और एक होती है रिव्यू आर्टिकल। ओरिजिनल रिसर्च जो है ना, इसका मतलब होता है कि किसी पर्सन ने डेटा कलेक्ट किया लोगों से और उसको स्टैटिस्टिकली उसने बताया कि उससे क्या निकल रहे हैं, डिडक्शंस की, और फिर उसको एक्सप्लेन किया। उस चीज़ को ओरिजिनल आर्टिकल बोलते हैं। रिव्यू आर्टिकल का मतलब होता है कि उसने प्राइमरी खुद डेटा कलेक्ट नहीं किया था, उसने लिटरेचर से चीज़ें ली, इससे रिलेटेड जो डेटा उसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट थे, डिफरेंट लोगों ने और पब्लिश किए हुए थे पहले, वो ली, और फिर उसके अंदर उसने मतलब इसको डिफरेंट तरह प्रेजेंट किया डेटा को रेलिवेंट रिसर्चेस से, और डिफरेंट चीज़ें रिव्यू करके उसने एक साथ लगा रख दी ना हमारे सामने। और इसमें जो टेबल्स बने होंगे या फिगर्स बने होंगे वो इस बंदे ने खुद समराइज की इन सारी चीज़ें इस तरह से। तो मेहनत तो इसमें भी लगती है, लेकिन बात यह है कि उसने ओरिजिनली किस एम्पेरिकल डेटा नहीं कलेक्ट किया। एम्पेरिकल डेटा बोलते हैं एम्पेरिकल डेटा बोलते हैं कि आप अपने 5 सेंसेस से वो कलेक्ट कर रहे हैं। उसने एम्पेरिकल डेटा नहीं कलेक्ट किया, उसने सेकेंडरी डेटा कलेक्ट किया। सो रिव्यू आर्टिकल्स जो है वो पूरा मतलब उसके अंदर ना इसने बताया है कि वैलिडिटी की टाइप्स क्या होती हैं, रिलायबिलिटी की टाइप्स क्या होती हैं, फिर ये एक तीसरी टर्म भी इसने एक्सप्लेन की हुई है, और स्पेशली वेटरनरी एजुकेशन के अंदर इसने एक्सप्लेन की हुई है इन चीज़ों को एग्जाम्पल्स के साथ। सो ये रिव्यू उसने लिखा इन चीज़ों के बारे में। तो ये मोर और लेस सेम रहती हैं। जब आप जैसे बुक्स भी पढ़ते हो उसके अंदर जो एडिशंस आते हैं थोड़ी बहुत चेंजेस वो करते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल डेटा होता है, नॉलेज बेस होती है, वो सेम रहता है। ठीक है। सो रिव्यू आर्टिकल्स फिर भी ओल्ड हम ले सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल आर्टिकल्स जो है ना उनके लिए रूल है कि 5 years पीछे तक के हम लें और उससे पुराने हम ना लें, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी चेंज होती जाती है रिसर्च, तो हमें रीसेंट इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। तो आज आप लोगों के 2021 है तो 2016 तक के जो हमारे पास आती हैं रिसर्चेस हम उनको ज़्यादा प्रेफर करेंगे ओरिजिनल में। ठीक है। चलो अभी बहरहाल हमारे पास रिव्यू आर्टिकल है, अब हम इसको खोलते हैं। मैं इसका टाइटल जो है वो अपने पास कॉपी कर रही हूँ और मैं जाऊंगी। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना आप लोगों को? यस मैम। ओके, मैं यहाँ पे खोलती हूँ गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर जो है ना ये एक वेबसाइट है, गूगल का ही आगे से सर्च इंजन है, और ये स्पेसिफिकली बना है स्कॉलरली आर्टिकल्स को लोकेट करने के लिए। मतलब इसके अंदर जो सारी इंफॉर्मेशन होती है ना वो ऑथेंटिक होती है, बुक्स होती हैं या आर्टिकल्स होते हैं, जर्नल आर्टिकल्स जो पब्लिश्ड वर्क है। अगर आप सिंपल गूगल पे वही टर्म्स लिख के सर्च करोगे तो आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, लेकिन उसमें से आपको पिक एंड चूज करना पड़ेगा कौन सी असली चीज है, कौन सी ऑथेंटिक है, किसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं या क्या। लेकिन गूगल स्कॉलर के ऊपर आप जो चीज पेस्ट करते हो लिख के, तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो ऑथेंटिक होती है, आप उनको रेफर कर सकते हो। अब ये तो चूंकि मैंने हाल ही नहीं सर्च किया, मैंने तो पूरा उसका टाइटल सर्च किया है। ये मतलब मैंने पहले निकाल लिया था ना कि वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी से रिलेटेड आर्टिकल, तो फिर जो उसमें से मैंने चूज कर लिया जिसमें ज्यादा चीजें उसने बताई नहीं थी कि आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगी। मैंने वहां से इसका टाइटल यहाँ पेस्ट किया और इसको सर्च किया तो वही निकल आया है उसी ऑथर के साथ। अब मैं इसका पीडीएफ खोल लेती हूँ। ये देखिए जी, इसने क्या क्या चीजें बताई हैं। ये सबसे पहले देखो, मैम पीपीटी फाइल ही शो हो रही है अभी स्क्रीन पे, क्या शो हो रहा है? पावर पॉइंट वाला पेज ही शो हो रहा है अभी तक। मैंने आपसे पूछा भी था बेटा मेरी स्क्रीन शो हो रही है या नहीं। अब हो रही है मैम। मैम अब हो रही है। हाँ अब मैंने ऑन किया ना, आप लोग मुझे बताते तो। अच्छा, गूगल स्कॉलर ये इस तरह से आप लोगों ने सर्च करना है गूगल स्कॉलर, इसके ऊपर आप लोगों ने ये डाल दिया।
उसका टाइटल मैंने पेस्ट कर दिया है। तो ये टाइटल ऑब्वियसली मैंने इधर से ही पहले कॉपी किया हुआ था। आप यहाँ से सर्च करते हो चीज़ें और आपके पास बहुत सारे आर्टिकल्स आ जाते हैं, लेकिन वो सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, उनमें से आप पिक एंड चूज कर सकते हो कौन सा हम लोगों ने आगे पढ़ना है। अब यहाँ से मैं इसका पीडीएफ खोल लेती हूँ। ये हमारे पास एक जर्नल आर्टिकल आ गया, हमारे पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है ये चीजें ना, यानी कि आपको आर्टिकल देखना आना चाहिए कि इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अभी हम रिव्यू आर्टिकल के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी की टाइप्स भी इससे कवर हो जाएंगी और हमें आर्टिकल का थोड़ा सा अंदाजा भी हो जाएगा। दूसरी बात यह कि ओरिजिनल आर्टिकल भी हम एक शेयर करूंगी मैं आपसे, और फिर हम उसको भी इसी तरह डिस्कस करेंगे कि उसमें से हमारे कुछ कंटेंट भी निकल आए, मतलब इसका रिलेटेड हम उसमें से पढ़ें भी, और आपको साथ साथ ये अंदाजा भी हो कि रिसर्च आर्टिकल के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। ये देखो जी, ये इसका टाइटल है जो हम लोगों ने वहां से कॉपी किया था और ये उसने जर्नल के अंदर दिया हुआ है। ये उसके लोगों के नाम है, दोनों ऑथर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे उन्होंने सबसे पहले हेडिंग जो है ना एब्स्ट्रैक्ट की दी हुई। एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं कि ना समरी होती है, समरी मतलब उसके अंदर शॉर्ट करके सारी चीज बताई हुई है कि इस पूरे आर्टिकल में उसने क्या बताया, समराइज किया है। पहले हम बताते हैं कि क्यों बताया है उसने, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसकी शॉर्ट सी डेफिनेशन दे देते हैं, जैसे validity has to do with the extent to which an instrument measures what it is supposed to measure. Reliability has to do with the consistency of measurement. और डिफेंसिबिलिटी हम लोगों ने कवर नहीं करना, तो इस वजह से हम उसको नहीं कर रहे। ये जो वैलिडिटी है और रिलायबिलिटी है, ये टर्म्स आप लोग यहाँ से भी मतलब इसकी डेफिनेशन देख सकते हो एब्स्ट्रैक्ट में। उसके बाद उसने ये बताया कि आगे मैंने क्या बताया है, वेटनरी साइंसेस से रिलेटेड या कुछ इस तरह की बातें बताई हैं, और एंड पे कंक्लूड कर दिया कि मेरे इस रिसर्च से क्या फ़ायदा हासिल होगा डिफरेंट लोगों को, वेटनरी एजुकेटर्स, मतलब इसकी पॉपुलेशन ये थी, तो इस वजह से उसने हमारा मेन कंसर्न ये है कि हमने इसमें से वैलिडिटी की टाइप्स और रिलायबिलिटी की टाइप्स देखनी है, लेकिन हम आर्टिकल की वैसे पार्ट्स देख रहे हैं कि उनमें क्या क्या बताया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट उसने लिख दिया समरी पूरी। फिर उसके बाद ये कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स का मतलब है, देखो इसमें वैलिडिटी और रिलायबिलिटी और डिफेंसिबिलिटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, डिफेंसिबिलिटी, असेसमेंट एंड वेटनरी एजुकेशन, मेनली इसके टाइटल वाले सारे टर्म्स हैं इसके अंदर। और टाइटल भी ऑब्वियसली वही बना होगा जो इसके अंदर कंटेंट उसने कवर किया ना, उसी से बनाया है, रेलेवेंट है। तो जो कीवर्ड्स होते हैं ना, वो जरूरी नहीं टाइटल से ही हमने, कोई और भी हो सकते हैं, लेकिन वो ऐसे होने चाहिए जो हमें हेल्प करें कि जब जैसे मेरे जैसे बंदा इसको गूगल स्कॉलर के ऊपर सर्च करता है ना कि वैलिडिटी से रिलेटेड आर्टिकल्स दे दो, वैलिडिटी से रिलेटेड आर्टिकल्स दे दो, तो बहुत सारे आर्टिकल्स आपके सामने आ जाते हैं। और ये जो टर्म इन्होंने कीवर्ड्स में कहीं ना कहीं वैलिडिटी का टर्म यूज की होगी, जिनका अपेयर हो रही है रिसर्चेस। जो रेलेवेंट रिसर्चेस होती हैं वो फर्स्ट पेज पे सबसे ऊपर आती हैं, और आप अगर इसमें से एक से ज्यादा वर्ड्स लिख देते हो इसी वाली रिसर्च के, तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये वाली रिसर्च सबसे ऊपर आए, ताकि आप इसको जल्दी पिक कर लो या इसको यानी ओपन करो ना। यानी अब आपकी सर्चेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए कीवर्ड्स यूज होते हैं, और ये रेलेवेंट होना चाहिए आपके रिसर्च से, ठीक है। फिर उसके बाद हम इंट्रोडक्शन की हेडिंग देख रहे हैं, जिसके अंदर उसने ना सारा बैकग्राउंड बताया हुआ है कि व्हाई आई एम डूइंग दिस, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की इस तरह की एजुकेशन के अंदर क्या इंपॉर्टेंस होती है ना। तो हमारा कंसर्न ये नहीं है, लेकिन हम फिर भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि इंट्रोडक्शन में इसने ये चीज़ एक्सप्लेन की होगी विद रेफरेंसेस, ओल्ड रेफरेंसेस। ये जैसे आप देख रहे हो कि ये 2 नंबर ये रेफरेंस है, 1 से स्टार्ट हो रहा होगा यहाँ पे कहीं, ये देखो ये 1, मतलब ये रेफरेंस नंबर 1 है। और अगर आप सबसे नीचे चले जाओ ना, तो इन रेफरेंसेस के फुल फॉर्म्स आपके पास प्रेजेंट होती हैं कि 1 का मतलब ये था। हम पूरा ये जो है वो आर्टिकल के अंदर नहीं लिख सकते ना, कि वो बहुत लंबा हो जाएगा और इरेलेवेंट लगेगा। आप फिर वहाँ पे सिर्फ नंबर 1 लिख दिया और यहाँ पे 1 के आगे लिख दिया कि ये 1 क्या चीज़ है। तो
इस तरह से हम इसको लोकेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इस बंदे के आर्टिकल का रेफरेंस अपने स्लाइड शो में लिखा हुआ था, इसने जिन लोगों से लिया इस आर्टिकल में इंफॉर्मेशन, उसने उनका रेफरेंसेस लिखे, ठीक है, उनके रेफरेंसेस लिखे। उसी तरह जर्नल का नाम और सारा चीज उसने यानी कि इसके अंदर कवर की हुई है, और 16 तक इसने रेफरेंसेस दिए हुए हैं, यानी कि 16 वर्क्स में से इसने डिराइव किया ये सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। फिर उसके बाद जी हमारा जो कंसर्न है, और इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे इंशाल्लाह, कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इसने 3 क्रिटिकल एलिमेंट्स बताए हैं, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड डिफेंसिबिलिटी। डिफेंसिबिलिटी हमने नहीं करना, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी को हम कवर करेंगे। इसने फिर आगे से इनकी टाइप्स बताई हैं, ये वैलिडिटी की टाइप्स हैं। फिर नेचर ऑफ वैलिडिटी इसने एक्सप्लेन किया है। फिर ये रिलायबिलिटी है, रिलायबिलिटी की टाइप्स बताई हैं और उनको नीचे एक्सप्लेन किया है। यहाँ तक जनरल यहाँ तक इसकी है। और इसके आगे फिर डिफेंसिबिलिटी, जिसका तीसरा टर्मिनोलॉजी जो कंस्ट्रक्ट यूज करना चाह रहे थे वो है, ये हम नहीं करेंगे। और समरी एंड कंक्लूजन में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि इस पूरे की इम्प्लीकेशन क्या है, फ्यूचर इम्प्लीकेशंस बताते हैं, और ये बताते हैं कि ओवरऑल मतलब हम समराइज करते हैं कि अपने रिजल्ट्स को, और इसका आपके लार्जर सेटिंग्स के अंदर क्या यूजफुलनेस है इस रिसर्च की, इस तरह की चीजें समरी में दे देते हैं। फिर मतलब अगर कोई खाली कंक्लूजन भी पढ़े उसको समझ आ जाए कि क्या हुआ है इस पूरे आर्टिकल में। फिर उसके बाद उन्होंने रेफरेंसेस दिए जो मैं हमने डिस्कस किए। फिर उसके नीचे ऑथर की इंफॉर्मेशन है कि इस वाले ऑथर का क्या एफिलिएशन है, उसने क्या किया हुआ है, क्या ईमेल आईडी है, हम उनसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं। फिर दूसरे ऑथर की भी इसी तरह सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। फिर ये देखो कि ये 75 ये पेज नंबर था 271 से 275 तक, ये जो हमारे रेफरेंस के अंदर लिखा हुआ था यही इस जर्नल के जो पीडीएफ है इसके साथ हमें मिल रहा है। ये जो बाकी पेज नंबर्स हैं वो हम वो वाला आर्टिकल सर्च करेंगे जो उन पेज नंबर्स पे है तो वो खुल जाएगा, या फिर हम जर्नल की वेबसाइट पे जाके पूरा इशू भी निकाल सकते हैं। वो भी आ सकता है, उसमें से फिर हमें सर्च करना पड़ेगा कि 271 कौन सा था, लेकिन ये ज़्यादा इजी मेथड है कि हम डायरेक्टली इसका सर्च कर लें। फिर ये 2009 में इसके कॉपीराइट्स आए यानी कि पब्लिश हुआ। ये जर्नल की शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, और ये इशू नंबर और वॉल्यूम नंबर वही है जो हमारे पास रेफरेंस में लिखा हुआ था 36 और 3। इस तरह से फिर हम अपने आर्टिकल्स को लोकेट भी कर सकते हैं। हमारे पास ये रेफरेंस सेव्ड है ना, तो समझो कि हमारे पास ये पीडीएफ सेव्ड है। हम इसको सर्च करेंगे तो ये खुल जाएगी, और फिर हम इसको दोबारा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, कुछ समझ आई? यस मैम। ओके गुड, शाबाश। चलो अब हम वो करते हैं, अटेंडेंस कर लेते हैं। पोर्टल खोल रही हूँ मैं, एक मिनट। ठीक है, मजे का है। यस मैम। नाइस। अच्छा, वो जो बच्चा बोल रहा था अभी, वो क्या नाम है? मरियम? मरियम नूर मैम। मरियम, बस अकेला आपका मसला था? नहीं मैम, 2 और हैं, नूरुल मुबीन और माहम फारूक। मैम रोहामा एज वेल। अभी आज की नहीं, ये पिछली है, अभी मैंने क्रिएट नहीं किया। मैम मेरी भी। और कौन? मानूर नवीद। मेरी भी मैम, मेरी भी लास्ट लेक्चर की अटेंडेंस नहीं होती। मैम मेरी अक्सा फरजंद भी। लास्ट लेक्चर में तो आए बताओ। 10-15 लोग थे, उन बच्चों की तो नहीं लगेगी ना जो नहीं आए थे। मैम हम कैरियर फेयर पे गए थे। हाँ तो फिर आपकी एब्सेंट ही थी ना, आप लोग आए नहीं थे। मैम लेकिन उन्होंने हमें कहा था कि आप जाएं जरूर। तो क्लास के टाइम पे जाने के लिए तो नहीं कहा था ना, क्लास तो हमारी 4 बजे होती है। मैम मेन कैंपस में होती तो हम आ जाते ना क्लास में, साथ साथ करियर फेयर पे चले जाते, वो तो दूसरा कैंपस था इस वजह से इशू हुआ।
नहीं, मैंने उसकी अटेंडेंस नहीं लगाई, वो उन बच्चों ने दूसरे सेक्शन के साथ क्लास ली हुई थी, इस वजह से उनकी अटेंडेंस लगाई हुई थी। मैम मैंने भी ली थी लेकिन मेरी एब्सेंट लगी हुई है। आपने फिर मुझे बताना था ना अभी ये मैम बात। मैंने बताया फरीद जवाद। चलिए अब मैंने फाइल क्रिएट कर दिया हुआ है। आसमा अफजल प्रेजेंट। एक सेकंड है जरा। हाँ अब बताओ। अब्रिश, अदीबा, अदलिया, प्रेजेंट। अहमद, एमन, अलीना, आमना, प्रेजेंट मैम। आमना, खाली आमना, आमिना, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। अच्छा, अनीका, प्रेजेंट मैम। अक्सा, अक्सा फरजान, प्रेजेंट। अक्सा मुख्तियार, अक्सा वजीर, अरीज फातिमा, अरीज जवाद, आरिफा मुस्तफ़ा, प्रेजेंट मैम। अतिया कयूम, अज़का, अतिया कयूम, प्रेजेंट मैम। ओके, बिस्मा आमिर, फातिमा इफ्तिखार, फातिमा यूसुफ, प्रेजेंट। गाजिया, प्रेजेंट मैम। हदीका, हाजिरा, प्रेजेंट। इकरा नजीब, इकरा कासिम, प्रेजेंट मैम। इरफा, प्रेजेंट। इर्जा, प्रेजेंट। इज़्ज़ा, जन्नत, प्रेजेंट मैम। जवेरिया, प्रेजेंट। जवेरिया, सॉरी, कायनात जमील, कशफ नजीर, प्रेजेंट मैम। लाइबा खान, माहम फारूक, माहीन, प्रेजेंट मैम। माहनूर, प्रेजेंट। मारिया, मरियम, प्रेजेंट मैम। मीनाल, मुस्कान, प्रेजेंट मैम। नाजिया नदीम, प्रेजेंट मैम। नमरीन जाहिद, हम आपकी मैंने लगा दी है। नतालिया, प्रेजेंट। निदा अफजल, प्रेजेंट। निमरा अशरफ, निमरा हयात, प्रेजेंट। निमरा अशरफ भी आ गई हैं। यस मैम प्रेजेंट। निमरा राना, नूरुल Present. नूरुल ऐन, नूरुल मुबीन, Present, ma'am. रिहा, रुहामा, Present. प्रेजेंट। रुबाब अली, Present. रुबाब, सायरा आमिर, समन, Present, ma'am. सारा, शानजे, प्रेजेंट है। शानजे अमीन, शीजा लियाकत, सितारा, सुलवा, प्रेजेंट। सुंबल, रिदा, Present, ma'am.
ताबिश, तहरीम, प्रेजेंट। तस्मिया, तैयबा, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। उजाला, उम्मे सलमा, प्रेजेंट। उजाला, प्रेजेंट मैम। उम्मे हानी, विशा, यमुना, प्रेजेंट मैम। जैनब, प्रेजेंट। जैनब शाहिद, जारा, जैना, प्रेजेंट। जुबैरिया, प्रेजेंट। मैम मेरी अटेंडेंस मार्क कर दें अरीज फातिमा, मेरा इंटरनेट पे इशू हो रहा था। और अरीज फातिमा, एमन फातिमा एंड एमन फातिमा, एमन। और किसी का? अच्छा, मैम बिस्मा आमिर और सायरा आमिर का डिसकंटिन्यू हो गया। बिस्मा, बिस्मा आमिर और सायरा आमिर। चल। ओके जी बच्चों, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं दोबारा। आप लोगों के जूम लिंक जो है ना वो सेम ही रहेगा जो आपका अपलोड किया ना LMS पे, वही आप लोगों ने थ्रू आउट द सेशन करना है जब तक हमारा खुल जाता है यूनिवर्सिटी, ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफिज।